अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टार्ट किया हुआ था और उसके हम 3 क्वेश्चन से कर चुके थे। अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग को आगे लेके चलते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात करा, कहता है मैन्युफैक्चरर ऑफ डिटर्जेंट क्लेम्स दैट, अच्छा क्लेम उसने इस दफा शुरू में बता दिया। Claims that the mean weight of a particular box of detergent is 3.2 है, ये 0.25 है। तो उसका क्लेम है कि बॉक्स में जो डिटर्जेंट है वो 3.25 है। ओके, तो मीन जो आ गया वो आ गया 3.25। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, a random sample of 64 boxes revealed that a sample averages 3.238 पाउंड्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन उसने मुझे बता दी कितनी, 0.117। Using 1% of level of significance, is there an evidence that the average weight box of the boxes is different from 3.2? डिफरेंट का मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो H0 बना, H1 बना, H1 है डिफरेंट, यानी कि 3.25 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब H0 क्या बन गया, 3.25 होना चाहिए। अब इसमें कौन सा टेल आ गया, इसमें हमारे पास आ गया टू टेल टेस्ट। नॉट इक्वल टू में हमेशा कौन सा लगेगा, टू टेल टेस्ट लगेगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने कितना बताया सवाल का, 1%, दैट इज 0.01। फिर हमने डिसाइड किया टेस्ट कौन सा अप्लाई करेंगे। तो हमने कहा जी टेस्ट अप्लाई होगा, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है पर n 30 से ज्यादा है तो जी स्कोर अप्लाई होगा। ठीक होगी बात। हमने कहा जी टेस्ट यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, जी स्कोर। फिर हमने कहा जी रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन बनाएंगे। हम एक्सेप्टेंस और रीजन की तरफ चले गए। अब हमने कहा जी नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब है कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, इसका मतलब है रिस्क है दो तरफ। अब 0.01 के दो हिस्से कर दिए मैंने, ठीक है। अब ठीक यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। अब 1% पे जब टू टेल टेस्ट अप्लाई करते हैं तो वन टेल में, टू टेल पे क्या ऑप्शन आती है मेरे पास, 2.58। तो प्लस में एक तरफ आएगा 2.58 प्लस 2.58 और एक आएगा माइनस में 2.58। और ये वाली साइड कौन से बन जाएगी, रिजेक्शन रीजन। दोनों की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बन गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अपना जी स्कोर जो है वो कैलकुलेट करना है। अब जी स्कोर का फॉर्मूला क्या था, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो सैंपल मीन मेरे पास कितना मौजूद था, 3.238, 3.238 माइनस पॉपुलेशन का मीन था 3.25 डिवाइडेड बाय सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन था मेरे पास 0.117 डिवाइडेड बाय √64। हमने कहा जी ठीक है, जाते हैं और निकालते हैं। हमने कहा जी 3.238 माइनस 3.25 डिवाइडेड बाय 0.117 डिवाइडेड बाय √64। तो ये मेरे पास आ गया -0.82। -0.82 का मतलब है ये जीरो था और जीरो और -2.58 के दरमियान आ गया, तो इसका मतलब रिजेक्शन रीजन की तरफ ये नहीं गया। तो कंक्लूजन क्या बना, कंक्लूजन आया we will accept the null hypothesis at z score -0.8। ठीक होगी बात। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या था, a random sample of 10, सैंपल आ गया 10 का, फ्रॉम पॉपुलेशन गेव मीन
सैंपल मीन कितना दिया है 20 का। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज 244। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन क्या था, ये चैप्टर नंबर 8 याद करना पड़ेगा। तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन ये था x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ओके, और H0 और H1 भी उसने मुझे खुद ही बता दिया, तो इसके ऊपर मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो H0 के अंदर आ गया मीन इज इक्वल टू 19.5 एंड H1 मेरे पास आ गया मीन इज ग्रेटर देन 1.95। दैट मीन्स इसके ऊपर कौन सा टेस्ट लगेगा, वन टेल टेस्ट अप्लाई होगा। अब जब वन टेल हो गया तो रिस्क लेवल भी देख लेते हैं। रिस्क लेवल उसने मुझे सवाल में प्रोवाइड नहीं किया तो मैं 0.05 ले लूंगा। फिर हम करेंगे टेस्ट कौन सा लगाएं, टेस्ट दी स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट अप्लाई कौन सा होगा, हमने कहा जी टेस्ट अप्लाई होगा पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो सैंपल साइज 30 से कम है तो टी स्कोर अप्लाई होगा। ठीक हो गया, हमने कहा ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, बेल शेप डायग्राम बनाई। बेल शेप डायग्राम बनाई तो उसमें रिजेक्शन रीजन था ग्रेटर वाली साइड पे, तो यहाँ पे रिजेक्शन रीजन बन गया। इसका मतलब भाई ये वाला एरिया हो गया रिजेक्शन रीजन का, और अगर ये सारा आ गया तो एक्सेप्टेड रीजन होगा। अब यहाँ की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अब रिस्क लेवल था 5% और टी स्कोर, तो इसमें कौन सा टेबल अप्लाई करेंगे, टी स्कोर का। अब मैं टी स्कोर के टेबल पे गया, वन टेल में गया, ये वाली लाइन, ये है वन टेल की लाइन। कौन सी वाली, ये मेरी वन टेल की लाइन है, ये ऊपर वाली जिसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। मैंने इसमें तलाश करना, वन टेल में 0.05 यानी कि ये वाला एरिया आ गया। फिर मुझे क्या चाहिए, टी स्कोर की वजह से मुझे चाहिए होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया मेरा, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इसमें मैं गया 9 पे और 9 पे जाके मैंने वैल्यू पिक कर ली। वो कितनी आई, 1.8331 पिक कर ली। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अपनी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी है। तो अपना टी स्कोर कैलकुलेट करेंगे जो डाटा में गिवन था। फॉर्मूला क्या था, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। सैंपल मीन मुझे गिवन था वो था 20 माइनस पॉपुलेशन मीन था 19.5 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने जाऊंगा तो फिर यहाँ पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के वाले से डाटा से एक ही गिवन है, ये वाला। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन वाज इक्वल टू, अब जो सा डाटा गिवन है उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। तीन फॉर्मूला हमने सीखे थे, कौन कौन से सीखे थे हमने, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, या क्या लगना था, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर का अंडर रूट, या तीसरा फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का अंडर रूट। ये फॉर्मूलाज थे हमारे पास, लेकिन ये सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला थे। मैंने कहा था जब टी स्कोर लगेगा तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी बदल जाएगा। फिर फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, एन माइनस। अब मुझे डाटा ये वाला गिवन है तो इस फॉर्मूले में मैंने क्या कर दी, अमेंडमेंट कर दी। ठीक होगी बात, इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला मेरे पास आया फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का टी स्कोर के लिए सिर्फ था ये, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 का अंडर रूट। अब ऊपर वाली वैल्यू मुझे उसने एज इट इज गिवन कर रखी है, एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर जो है वो उसने दे रखा है मुझे 144 डिवाइडेड बाय एन कितना था मेरे पास 10, तो 10 माइनस 1 यानी कि 9 का अंडर रूट। तो हम गए, हमने जाके अप्लाई किया 144 डिवाइडेड बाय 9, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 4। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10। यहाँ से मैं जी स्कोर की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा।
जाते हैं 20 माइनस 19.5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, नहीं देखिए कितना आ गया 0.395। 1.88 से पहले है तो ये क्या बन गया एक्सेप्टेड रीजन, क्योंकि ये कहीं वैल्यू फॉल करेगी 0.39 वाली, यहाँ कहीं जाके 0.395 आ जाएगा, तो ये एक्सेप्टेड रीजन है, रिजेक्शन रीजन में नहीं जा रहा, तो लिहाजा मैं इसको क्या कर लूँगा एक्सेप्ट कर लूँगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, वी विल एक्सेप्ट एट, सॉरी वी स्कोर नहीं लिखेंगे, एट टी स्कोर क्या 0.395, ठीक होगी बात। इसके बाद हम चलेंगे सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 में उसने क्या कहा, द एवरेज हाइट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 65। जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट जो है वो है 65 इंच। एन एग्जाम्पल ऑफ द 5 स्टूडेंट्स गिव हाइट दिस। 5 स्टूडेंट्स का उसने डाटा मुझे प्रोवाइड कर दिया है। डाटा क्या प्रोवाइड किया है उसने मुझे, 66, 65, 68, 70 and 71। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज एटलीस्ट 65 है। एटलीस्ट का मतलब है 65 या 65 से ज्यादा, ठीक है कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे एच नॉट बताया हुआ है कि मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, एटलीस्ट है 65 या 65 से ज्यादा, तो H1 क्या बन जाएगा लेस देन 65। अब लेस देन आया तो कौन सा टेल टेस्ट लगा, वन टेल टेस्ट अप्लाई होगा, क्योंकि लेस देन में सिर्फ एक तरफ खतरा है मुझे, और जो रिस्क लेवल है वो उसने मुझे डिफाइन नहीं किया, तो वो 0.05 ले लिया। फिर हम क्या लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट कौन सा लगेगा, तो हमने कहा जी टेस्ट लगेगा, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, सैंपल डाटा गिवन है, तो सैंपल से फिर सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकती है, तो फिर देखना पड़ेगा n 30 से ज़्यादा है या 30 से कम है, तो n तो सिर्फ 5 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा टी स्कोर। अब टी स्कोर लगेगा तो मैंने एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रीजन बनाया। फिर अब रिजेक्शन रीजन मुझे देना था ऑल्टरनेट ने, ऑल्टरनेट दे रहा है लेस देन पे, तो लेस देन वाली साइड बन गई ये वाली। अब टी स्कोर था तो टी स्कोर में फिर मुझे टी स्कोर का टेबल निकालना पड़ा। टी स्कोर के टेबल पे गया तो 0.05 था, वन टेल था, तो यही वाली साइड आएगी। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए टोटल 5 वैल्यूज थी मेरे पास, 5 में से n-1 कर दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 4। अब इस लाइन में मैं जाके 4 पे जाके वैल्यू उठा लूँगा, तो 4 पे आएगी ये वाली वैल्यू, और ये लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे हमेशा जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आती है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2.1319 लिखी गई। अब मुझे अपना टी स्कोर कैलकुलेट करना। टी स्कोर का फॉर्मूला क्या था, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। अब प्रॉब्लम ये थी मेरे पास मीन भी मौजूद नहीं है सैंपल का, वो भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। तो गए कैलकुलेटर पे, हमने क्या किया, मोड प्रेस किया, 3 प्रेस किया और 1 प्रेस किया, यहाँ पर जाकर हमने वैल्यूज पुट की। 66 इज इक्वल टू 65 इज इक्वल टू 68 इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू 71 इज इक्वल टू, पांचों वैल्यूज पुट हो गई। इसी का बटन दबाया, शिफ्ट 1 4 2 पे गए, तो मुझे मेरा मीन मिल गया। मीन कितना आ गया मेरा 60। लेकिन साथ में मुझे एक और चीज चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो जो सैंपल की गिवन नहीं है तो वो भी यहीं से निकलेगी, लेकिन टी स्कोर वाली है, तो टी स्कोर वाली का रूल क्या था, शिफ्ट 1 4 4 4 3 वाली नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टी स्कोर है, टी स्कोर में हमेशा -1 वाली अप्लाई होती है, तो वो 4 4 पे है, तो 4 4 पे गए, तो मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ गई
2.55, 549 है तो 55 कर दिया मैंने 2 डेसिमल प्लेस ले जाने के लिए। अच्छा, पॉपुलेशन मीन गिवन है, एन गिवन है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, पॉपुलेशन सैंपल मीन था मेरे पास 68, पॉपुलेशन मीन था 65, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू 2.55 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन अंडर रूट 5। ले गए कैलकुलेटर बना के सॉल्व कर लिया। मोड 1 68 minus 65 divided by 2.55 under root 5, 2.63 पॉजिटिव में आ रहा है। तो भाई पॉजिटिव में जो मर्जी है, पॉजिटिव तो सारा का सारा ही मेरा एक्सेप्टेड है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगी, क्योंकि पॉजिटिव साइड पर तो रिजेक्शन रीजन है ही नहीं मेरा, तो है ही नहीं, तो सारा का सारा पॉजिटिविटी मेरा एक्सेप्टेड है। तो कंक्लूजन क्या निकला, accepted at p score 2.6। ठीक हो गई बात? नहीं, उम्मीद है यहां तक भी कहानी क्लियर होगी। अच्छा इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या कह रहा है, कहता है रैंडम सैंपल ऑफ 100 वर्कर्स इन अ लार्ज फार्म took an average of 14 minutes to complete a task and a random sample of 150 workers in another large। अच्छा दो डाटा दे दिए। अभी हम जरा दो डाटा को ना इग्नोर करते हैं, दो डाटा वाला सवाल बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जो है ना बाद में आते हैं, पहले जरा आसान वाली कहानी की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेट डेजिग्नेट्स द डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑटोमेटिक मशीन फ्रॉम रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल ऑफ 50 पार्ट्स। ठीक है, आपके पास सैंपल साइज जो है वो 50 का है एंड 10 आर डिफेक्टिव। अच्छा, अगर इसके अंदर से डिफेक्टिव जो हैं वो 10 हैं तो फिर नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 40 हो गए। लेट पी बी द ट्रू। अच्छा जी, यहाँ पे कहानी प्रोपोर्शन वाली आ गई, जैसे पीछे आई थी प्रोपोर्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी। ओके, लेट पी इज अप टू प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स दैट आर डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिफेक्टिव पार्ट्स की है, तो डिफेक्टिव पार्ट्स की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 10/50 विच इज इक्वल टू 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना बन जाएगा, 0.8 बन जाएगा। अगर हमने 20% अगर चांस है कि सक्सेस है तो 80% चांस है कि इसका फेलियर है। ओके तो लेट p be the true proportion of all the parts defective, test the alternative hypothesis। अच्छा, इसमें भी उसने h नॉट नहीं बताया, एच ए बता दिया। ठीक है, हम अपना नॉर्मली चलते हैं लेके। सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ने क्या बताया कि मेरी पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी 0.1 से 0.1 नहीं होगी, तो फिर किसके बराबर हो गया, एच नॉट क्या बन गया, इक्वल टू 0.1। ओके, अगर वो नॉट इक्वल टू था तो इक्वल टू है, रूल तो वही है। अब नॉट इक्वल टू है तो टेस्ट जो लगेगा वो टू टेल टेस्ट लगेगा, क्योंकि 0.1 से ज्यादा आ जाए या 0.1 से कम आ जाए। अब है प्रोबेबिलिटी है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी तक हम नॉन न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव पे नहीं बात पहुंची हमारी, अभी तक हमारी किस पे चल रही है कहानी, उसी पे चल रही है। तो इसमें क्या आ गया, टू टेल की कहानी आ गई। ओके, और रिस्क लेवल उसने मुझे कितना बता दिया सवाल में, वो भी बता दिया मुझे 0.01। टेस्ट कौन सा लगेगा, तो मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी जब भी आएगी, सवाल खत्म, जब भी प्रोबेबिलिटी आएगी तो टेस्ट हमेशा कौन सा लगेगा, जी स्कोर ही लगेगा। अब नहीं देखना मैंने 30 ज्यादा है 30 से कम है, क्या है क्या नहीं है, प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी में हमेशा जी स्कोर है, टी स्कोर कभी भी अप्लाई हो गई। फिर मैंने क्या किया,
मैंने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन बनाना है, उसके लिए मुझे पहले बेल शेप डायग्राम बनानी पड़ेगी। रिस्क मेरा दो तरफ है, इस साइड पे भी आ गया और इस साइड पे भी आ गया, तो ये दो मेरे क्या बन गए, रिजेक्शन रीजन। अब 0.01 के हिसाब से हम इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट, जी स्कोर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। 1 है, 2 टेल है, तो 1 पे 2 टेल पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2.58। तो ठीक है, एक -2.58 पे चला जाएगा और एक +2.58 पे चली जाएगी। ठीक होगी बात। अब कहानी आई कि जो मैंने अपना जी स्कोर कैलकुलेट करना है, यहां से बात समझने वाली है। पहले जी स्कोर क्या था, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये फॉर्मूला था। अब इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मीन की जगह क्या आ गया, प्रोपोर्शन। तो इसको चेंज किस तरह करेंगे, सैंपल मीन की जगह सैंपल प्रोपोर्शन आ जाएगा, यानी कि छोटा पी, छोटा पी रिप्रेजेंट सैंपल का प्रोपोर्शन, माइनस बड़ा पी क्या, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, वही सैंपल माइनस पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या था, वो था पी क्यू ओवर एन का होल अंडर रूट। हमने चैप्टर नंबर 13 में इसके बारे में बात की थी कि अगर प्रोपोर्शन का मुझे स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होगा पी क्यू ओवर एन का होल अंडर रूट। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला को क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। अब ठीक है, हमेशा याद रखना है एक बात को, वो क्या है, हमेशा हमारी प्रेफरेंस यहाँ पे जो पी क्यू की होगी ना, वो हमेशा होगी, जैसे इसके अंदर पहले था पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या देते थे, प्रेफरेंस देते थे, इसी तरह यहाँ पे भी पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अगर वो गिवन नहीं होगी तो सैंपल का प्रोपोर्शन और सैंपल के सक्सेस और सैंपल की ही फेलियर उठाएंगे। अगर मेरे पास पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ना मौजूद हो तो प्रेफरेंस उसी को देनी है मैंने स्टैंडर्ड एरर के अंदर। तो मेरे पास तो पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मौजूद है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी वहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। अब सैंपल की प्रोबेबिलिटी उसने कितनी बताई थी, तो उसने कहा था कि सैंपल की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर कैलकुलेट की विच इज इक्वल टू 0.2। तो हमने कहा ठीक है, 0.2 माइनस पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी है 0.1 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या था, नंबर ऑफ सैंपल, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स थे मेरे पास 50 का होल अंडर रूट। नहीं जाएंगे कैलकुलेटर पुट कर देंगे, 0.2 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.9 डिवाइडेड बाय 50। ये कितना आ गया, 2.36। पॉजिटिव वाली साइड पे आया तो ये कहीं यहाँ पे जाके आएगा 2.36 से पहले आ जाएगा, तो ये एक्सेप्टेड रीजन है। तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन बनेगा एक्सेप्टेड एट जी स्कोर 2.36। ठीक होगी बात। तो प्रोपोर्शन में चेंजेस हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लेकर आनी थी, तो उम्मीद है ये वाला जो हमने चेंज किया फॉर्मूला, ये आपको समझ आया होगा। उसी की बेस पे मैंने चेंज किया, जो उधर फॉर्मूला था उसी को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मीन होगा तो मीन वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोपोर्शन वाला होगा तो प्रोपोर्शन वाला एरिया अप्लाई करेंगे। क्लियर बात। तो उम्मीद है ये वाली कहानी भी आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक कंपनी claimed that at least 85% of the parts which is supplied conform to specification के मुताबिक at least हम बनाते हैं। A sample of 400 parts were tested and 75 did not meet the specification. Can we accept the company's claim at 1% significance level? ठीक है जी,
यहाँ से हमने बनाया H0 और H1। H0 पे वो कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी है तो P कहता है जी एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, यानी कि 85 या 85% से ज़्यादा हो सकता है, तो H0 हो गया। और ऑल्टरनेट क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.85। और ये कौन सा टेल टेस्ट लगा, वन टेल टेस्ट अप्लाई हुआ। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल उसने खुद प्रोवाइड कर दिया 1% विच इज इक्वल टू 0.01। टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा, तो हमने कहा था प्रोबेबिलिटी आ गई है, कहानी खत्म हो गई, टेस्ट सिर्फ एक ही है, जी स्कोर न्यूमेरिकल है, तो का स्क्वायर की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। अब सैंपल कितने का था हमारे पास, इसके ऊपर बाद में बात। इसके बाद हमारे पास क्या हमने एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रीजन बनाने हैं। उसके लिए मुझे पहले बेल शेप डायग्राम बनानी पड़ी, बेल शेप डायग्राम बनाई। बेल शेप डायग्राम बनाने के बाद लेस देन वाली साइड है तो लेफ्ट साइड जो होगी मेरा रिजेक्शन रीजन बनेगी, इस साइड पर रिजेक्शन रीजन आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 1%, वन टेल। अब देखो जी 1%, वन टेल पे वैल्यू है मेरी 2.33। ठीक होगी ना बात। तो यहाँ से मैंने क्या वैल्यू उठा ली 2.33, और ये लेफ्ट साइड पे तो -2.33 पिक करेंगे। इसके अलावा सारा एक्सेप्टेड रीजन होगा। अब मुझे क्या करना है, अपना जी स्कोर जो है वो कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी की बेस पे। तो सैंपल प्रोबेबिलिटी माइनस पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। चलिए, अब इस सैंपल की प्रोबेबिलिटी मेरे पास मौजूद नहीं है। अब आते हैं सवाल के। हमने कहा कि सैंपल की प्रोबेबिलिटी, पॉपुलेशन की तो प्रोबेबिलिटी मुझे पता है 0.85 है, सैंपल की कितनी। उसने कहा कि मैंने टेस्ट किसका लगाया कि जो हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हैं चीज़ें। ठीक होगी ना बात। अच्छा, अब मैंने बात की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होनी चाहिए चीज़ें। तो स्पेसिफिकेशन उसने जो बताया, मुझे कहता है 400 में से 75 तो मेरी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है ही नहीं। तो उसका मतलब मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो तो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होनी चाहिए। तो अगर 400 से 75 स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है तो कितनी ऐसी हैं जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हैं। तो हमने क्या किया, 400 में से 75 माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितना बचा, हमने कहा जी 400 माइनस 75 विच इज इक्वल टू 325। 325 मेरी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है आउट ऑफ 400। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 325, 325 डिवाइडेड बाय 400, तो ये बना 0.8125। सैंपल पी आ गया, पॉपुलेशन पी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। सैंपल पी है मेरे पास 0.8125 माइनस 0.85 पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का था 0.85 सक्सेस, तो फेलियर कितना आ गया 0.15 डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल n कितना मौजूद था, टोटल 400 का सैंपल साइज मेरे पास मौजूद था। गए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमने कहा कि 0.8125 माइनस 0.85 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.15 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ गया -2.1। अब ये कहाँ पे फॉल करेगा, ये तकरीबन यहाँ पे जाके आएगा, यानी कि अभी तक ये रिजेक्शन रीजन को टच नहीं करेगा। -2.1 इस जगह पे कहीं आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि
इससे पहले आ जाएगा, -2.1 यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो ये एक्सेप्टेड रीजन में है। तो कंक्लूजन क्या निकला, एक्सेप्टेड एट Z स्कोर -2.1। ठीक होगी बात। तो उम्मीद है ये वाली बात भी सबको क्लियर होगी। अच्छा, ये सवाल नंबर 9 के बाद जो लिखा है सवाल नंबर 12 लिखा है, इसको सवाल नंबर 10 का ये क्वेश्चन नंबर 10 बनता है। ठीक होगी बात। तो उम्मीद है यहाँ तक कहानी सबको क्लियर होगी। इसके बाद हम किसकी तरफ चले गए, सवाल नंबर 10 की तरफ चले गए। सवाल नंबर 10 में उसने खुद ही क्लेम बता दिया। क्लेम उसने बताया है H0 और H1 में। H1 उसने बता दिया है पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो है वो ग्रेटर देन 0.8 है, तो H0 क्या हो गया, स्मॉलर देन और इक्वल टू 0.8, जिसकी वजह से इसके बाद जो टेस्ट लगेगा वो लगेगा 1 टेल। सिग्निफिकेंस लेवल, रिस्क लेवल उसने दिया 0.05। टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा, टेस्ट प्रोबेबिलिटी आ चुकी है तो जी स्कोर के अलावा कुछ और लग ही नहीं सकता। कहानी खत्म हो गई। अब मुझे क्या करना था, मैं गया और मैंने अगला काम क्या किया, बेल शेप डायग्राम बना लिया। अब ध्यान रखना इस सवाल में एक ट्विस्ट आने वाला है। अच्छा, ये मैं गया, मैंने बेल शेप डायग्राम बनाई। बेल शेप डायग्राम बनाने के मैंने ग्रेटर देन में किया तो रिजेक्शन रीजन यहाँ पे बन गया। ये मेरा रिजेक्शन रीजन आ जाएगा। 5% पे 1 टेल पे जाके मैं वैल्यू उठाऊंगा। ठीक है, 5% पे 1 टेल पे वैल्यू मेरी इस दफा कितनी बन रही है, 1.65। तो मैं गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया +1.6। अब मैं गया अपना खुद का जी स्कोर कैलकुलेट करने। जी स्कोर का फॉर्मूला था सैंपल की प्रोबेबिलिटी माइनस पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय पी क्यू ओवर एन का होल अंडर। सैंपल की प्रोबेबिलिटी मुझे कितनी बताई गई, आए जरा क्वेश्चन बताओ। सैंपल की प्रोबेबिलिटी यानी कि सैंपल का प्रोपोर्शन है मेरे पास 0.962, तो 0.962 माइनस पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी 0.8 डिवाइडेड बाय 0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.2 डिवाइडेड बाय n। n कितना था, n इज ग्रेटर देन 30। मसला आ गया, ग्रेटर देन 30 कितना, तो बताएं। इसका मतलब है ग्रेटर देन 30 है यार ये तो। अब क्या वैल्यू लिखूं मैं यहाँ पे, 30 तो नहीं लिख सकता। ग्रेटर देन 30 में तो कोई भी आ सकती है, 50, 100, 1000। इसका मतलब है कि इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कैलकुलेट कर ही नहीं सकता, इसकी कैलकुलेट ही नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है। ऐसे ही है, लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट, एक ट्विस्ट है बीच में। उसने यहाँ पे मुझे प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर खुद ही कैलकुलेट कर दिया। इसका मतलब है मुझे ये वाला पार्ट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो उसने मुझे खुद ही कैलकुलेट कर दिया। जब ये कैलकुलेट कर दिया तो मुझे कैलकुलेट नहीं करना। हाँ, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड एरर की जगह प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता तो मसला हो जाता, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से मुझे एन की जरूरत पड़ती। अभी तो मुझे एन की जरूरत नहीं है, मुझे तो स्टैंडर्ड एरर डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड एरर लगा सकता हूँ, क्योंकि तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला था, ये तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसने मेरा काम आसान कर दिया। तो यहाँ पे डिवाइड करूंगा 0.06
6 के साथ गया, कैलकुलेटर ओपन किया, यहां पे उसने कहा जी 0.962 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 0.06 इक्वल टू दबाया कितना आ गया 2.7 प्लस में आ रहा है, यानी कि ये यहाँ कहीं वैल्यू आएगी, ये तो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर गई मेरे भाई। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन कंक्लूजन इज रिजेक्टेड एट z स्कोर 2.7। ये तो रिजेक्ट हो गया मेरे भाई, रिजेक्टेड रिजेक्टेड, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। ओके हो गई बात। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड एरर की जगह प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता, फिर मेरा जवाब क्या होता, फिर हम कहते कि प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड एरर है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट, हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि n की वैल्यू गिवन नहीं है। हाँ स्टैंडर्ड एरर दे दिया था इसलिए मैंने कैलकुलेट कर लिया, कहीं खत्म हो गई। ठीक होगी बात। चलिए इसके बाद चलेंगे हम सवाल नंबर 11 की तरफ। इसमें फिर उसने H0 भी बता दिया और H1 भी बता दिया। इस दफा उसने H1 बताया है कि लेस देन 0.7 है, तो H1 बताया तो H0 क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू 0.7। और ये टेस्ट कौन सा लगेगा, वन टेल टेस्ट लगेगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 10% यानी कि 0.1। टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा, वो तो जी स्कोर ही होगा। हमने कह दिया जी स्कोर। अब अगर जी स्कोर अप्लाई होगा तो जी स्कोर अप्लाई होगा तो अगला क्या बना, अगला मैंने बना दिया बेल शेप डायग्राम। बेल शेप डायग्राम बनाई और लेस देन पे मैंने क्या लगाया, रिस्क लेवल लगाया, यहाँ पे मैंने रिजेक्शन रीजन लगा दिया। जब मैंने यहाँ पे रिजेक्शन रीजन लगा दिया तो वन टेल था 0.1 यानी कि 10% पर। जब मैं 10% पे गया, 10% पे वन टेल टेस्ट पे वैल्यू क्या थी 1.28 थी भाई। 1.28 इस दफा उठाएंगे और किसमें उठाएंगे, -1.28 पे उठाएंगे, ठीक है। फिर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि क्या था, टी स्कोर इज इक्वल टू सैंपल प्रोपोर्शन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, सैंपल की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, सैंपल की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 0 पॉइंट, सैंपल प्रोपोर्शन है 0.684 माइनस पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी 0.7 डिवाइडेड बाय, फिर से स्टैंडर्ड एरर उसने डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया 0.0092। ठीक है, तो वो गिवन है तो मुझे कुछ और सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, तो जाएंगे कैलकुलेटर पे और सॉल्व कर देंगे। 0.684 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 0.0092, that will be equal to -1.74 -1.74। तो ये मेरा कहीं यहाँ पे जाके -1.74 आएगा। उसके बाद यानी कि रिजेक्टेड रीजन में ये क्या कर गया, फॉल कर गया। तो कंक्लूजन ये निकली रिजेक्टेड एट जी स्कोर -1.74। खत्म कहानी। ठीक होगी ना बात। तो उम्मीद है यहाँ तक भी बातें सबको
क्लियर होंगी। इसके बाद चलेंगे हम अपने सवाल नंबर 12 पर। 12 में क्या कहता है? कहता है कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स रिजल्टिंग इन 5 हेड्स। टॉस कितनी बार हुआ? 20 टाइम्स, जिसमें से हेड आया 5 मरतबा, तो इसका मतलब है टेल आएगा 15 मरतबा। It is sufficient evidence to reject the hypothesis that a coin is balanced in the favor of the alternative that had occur less than 50। उसने H0 और H1 खुद ही दे दिया। लेस देन 50 की बात करें, यानी कि इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, तो H1 की बात कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कह रहा है लेस देन 50 है, तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 50, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। कितना टेल? 1 टेल अप्लाई होगा। रिस्क लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ 5%। और टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा? टेस्ट प्रोबेबिलिटी पे ही होता है, वो है जी स्कोर। जी स्कोर ये आ गया। ओके, फिर मैंने क्या किया, हमने अपना बेल चेक कराया, ग्राफ बना लिया, और इसमें एक्सेप्टेड या रिजेक्शन रीजन बनाएंगे। रिजेक्शन रीजन मिलेगा मुझे लेफ्ट साइड पे, क्योंकि लेस देन का साइन है। अब 5% पे 1 टेल पे क्या वैल्यू थी? वो थी 1.65। तो 1.65 माइनस में आ गया। हमने कहा जी माइनस 1.65, ठीक है, माइनस 1.65 आ गया। अब हम अपना जी स्कोर जो है वो कैलकुलेट करने जाएंगे। जी स्कोर इज इक्वल टू सैंपल प्रोबेबिलिटी माइनस पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो हमने कहा सैंपल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। सैंपल उसने दिया था 20, और उसने जो टेस्ट लगाया था हेड पे लगाया है या टेल पे, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बताएगा मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है। तो उसने कहा है हेड अकर्स लेस देन 50, यानी कि हेड के ऊपर लगवा रहा है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी 5, तो ये हो गया 5/20 विच इज इक्वल टू 0.25। तो सैंपल की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.25, पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो 0.5 डिवाइडेड बाय, इस दफ़ा मुझे स्टैंडर्ड एरर गिवन नहीं है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी थी सक्सेस की 0.5, तो पॉपुलेशन का फेलियर भी 0.5 डिवाइड बाय n 20 का होल अंडर रूट लगा दिया। 0.25 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.5 multiplied by 0.5 divided by 20, which will be equal to minus 2.24, जो कि आएगा तकरीबन यहाँ पे जाके माइनस 2.24। तो ये तो मेरा रिजेक्शन रीजन है। तो कंक्लूजन क्या बना? कंक्लूजन आया मेरा रिजेक्टेड एट जी स्कोर टू माइनस 2.24। ठीक होगी बात? तो उम्मीद है यहाँ तक बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। ओके होगी कहानी? अब जो सवाल पीछे हमने छोड़ दिया था, हमने सवाल नंबर 7 को छोड़ा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह भाई अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।